हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फो नॉलेज हब। और ये वीडियो मैंने आपको क्लास 9th का लिया है टॉपिक सेल स्ट्रक्चर का। बट ये मैंने टॉपिक बस 9th का लिया है क्योंकि आपको पता चले कि किस सब्जेक्ट किस क्लास का नोट्स है। बट ये नोट्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि ये जनरल साइंस की पूरी तैयारी करा देते हैं। मेरे जितने भी नोट्स होते हैं वो जनरल साइंस के लिए भी है, केवल 9th या 10th या 8th या 7th के बच्चों के लिए नहीं है। वो हर जो है स्टूडेंट यूज़ कर सकता है, जो कि बीएड का एग्ज़ाम भी देना चाह रहा है, टीचिंग का भी देना चाह रहा है और आपको उसका भी देना चाह रहा है। आपको जो आपके सीजीएल टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं या फिर आपके एसएससी के होते हैं तो और नीट के एग्जामिनेशन में हर में इम्पॉर्टेंट है। और इसको मैंने ऐसे कराया है कि इसको बीच बीच में समझाया भी है और नोट्स के फॉर्म में दिया है ताकि आप इजीली इसको कर सकें। तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो है अगला हमने यहाँ तक पिछले वीडियो में कर लिया था। मैंने ये ओपन करके रखा है, पार्ट 1 में हमने यहाँ तक किया था। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हर जो चैप्टर के बाद मैं आपको जनरल साइंस का एक क्वेश्चन बनाती हूँ जिसको कि क्विज़ के तौर पर मैं देती हूँ। तो उसके भी वीडियोज़ मेरे आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके देख सकते हैं। उस क्विज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद मैंने उसके आंसर का भी वीडियो बनाया है। और उस क्विज का लिंक मैंने कहाँ दिया है? क्विज का लिंक मैंने उसी वीडियो के नीचे दिया है। तो आप ओपन करेंगे तो आप क्विज को सॉल्व कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने उसको ओपन रखा हुआ है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हमारा अगला है। अब ये मैं आपको चूँकि बहुत ध्यान से समझाना चाह रही थी, ये आपका है कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन और डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का वो बताया था। तो मैं एक बार फिर यहाँ भी बता देती हूँ। मैं ज़रा सा स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोकती हूँ। तो ये मैं पेन निकालती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ये कंटेनर लिया, 2 कंटेनर लिया है, ठीक है। अब दोनों कंटेनर में इसमें क्या है, जो है 50 ml वाटर है। इसमें 50 ml हमारा वाटर है। कितना है? 50 ml वाटर है। दूसरे कंटेनर में क्या किया, 50 ml तो है पर क्या है, वाटर और शुगर दोनों है। इसमें वाटर और शुगर दोनों है, वाटर प्लस शुगर। तो ये जो है जिसमें हमने शुगर डिज़ोल्व कर दिया, जिसमें हमने शुगर डाल दिया है, जिसमें हमने शुगर डाला है वो सॉल्यूशन हमारा कंसनट्रेटेड हो गया। क्या हो गया? कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड का मतलब जिसमें सॉल्यूट आपने बढ़ा दिया। वाटर कंसंट्रेशन एक अलग वर्ड है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक अलग वर्ड है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अंडरस्टूड। तो उसके बाद आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये कंसंट्रेटेड हो गया और दूसरा ये डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट का मतलब है कि जहाँ पे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो है तो दोनों का क्वांटिटी सेम, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा है? डाइल्यूट वाले में। इसमें डाइल्यूट वाले में वाटर ज़्यादा है और कंसंट्रेटेड में वाटर कम है और सॉल्ट या शुगर ज़्यादा है। तो ये आपका क्या है? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो आपको क्या बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। तो इसके अनुसार क्या है, ये इस वाले में ज़्यादा है आपको। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ से वाटर जो है ये फ्लो करके कहाँ जाएगा? दूसरे में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास वाटर ज़्यादा है, सेकेंड कंसंट्रेटेड के पास कम है। अंडरस्टूड। तो फ्लो ऑफ वाटर, तो इसको हमने क्या बोला? इसको हमने इस स्पेशल कोर्स को इसको हमने क्या बोला? ऑस्मोसिस। इसको हमने क्या बोला? ऑस्मोसिस। इसको हमने ऑस्मोसिस बोला है। तो उसी का ये क्लियर किया हुआ है। इसको मैं ज़रा इरेजॉल। अब मैं फिर से चलती हूँ। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप क्या किया गया है, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि जिसमें कि कंसनट्रेटेड का मतलब है कि जिसमें आपको जो है सॉल्ट मिला दिया गया। ये डाइल्यूट है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि रेड वाला जो है, अगर आपका इन्होंने शुगर मॉलिक्यूल माना है और वाटर मॉलिक्यूल को ब्लू माना है, तो ये रेड किस में ज़्यादा है? कंसनट्रेटेड में ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि कंसनट्रेटेड में आपका रेड ज़्यादा है। तो मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ, ठीक है। कंसनट्रेटेड में आपका ज़्यादा है और ये डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा है, शुगर कम है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ऑस्मोसिस में ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि हाई से लो की तरफ
हाई से लो का क्या, वाटर जिसमें ज़्यादा हो। तो आपने देखा इस वाले में वाटर ज़्यादा था तो यहाँ से वाटर का फ्लो इधर होगा, और तब तक होते रहेगा जब तक कि वाटर अपने आप में बैलेंस ना कर ले, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए, वाटर बराबर ना हो जाए। तो वो बराबर करने के साथ क्या हो रहा है, इसका जो है वाटर इसमें ज़्यादा होते जा रहा है, दूसरे वाले में बराबर करने के चलते शुगर भी है तो इसका लेवल थोड़ा बढ़ते गया, क्योंकि शुगर भी है ना, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल दोनों में तब तक चलते रहेगा एक्सचेंज जब तक कि बराबर ना हो जाए। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है इधर से भी होता है, दोनों तरफ से होता है, लेकिन ज़्यादा किधर से होगा, जिधर से वाटर मॉलिक्यूल जिसमें ज़्यादा है तो उसका तेज़ी से होगा। ठीक है, तो ये हम क्लियर करें। तो हमारा ये अगला है, अगला हमारा है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस का। हम अब सिग्निफिकेंस देखेंगे। ऑस्मोसिस का हमने क्या देखा है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स एंड रूट हेयर, वाटर का एब्जॉर्प्शन किससे होगा, रूट्स और रूट हेयर से। इसके पहले मैंने डिफ्यूजन का बताया था। अब डिफ्यूजन में आपको पता है, डिफ्यूजन का याद है, डिफ्यूजन में कैसे आप लेते थे, गैस एक्सचेंज करते थे। लेकिन चूंकि ऑस्मोसिस आपका स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, तो इसमें गैस एक्सचेंज नहीं होगा, वाटर एक्सचेंज। अब यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट देखिए डेवलप करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हमेशा ऑस्मोसिस से होगा, डिफ्यूजन से भी होगा ऐसा नहीं है, बट ऑस्मोसिस जो है वाटर के केस में ही होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किससे होता है, ऑस्मोसिस से। आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। रूट एंड रूट हेयर्स किससे होता है, रूट एंड रूट हेयर से। ठीक है, दूसरा इसका है वाटर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब वाटर अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको बहुत सारी आयन का मूवमेंट था, गैसियस एक्सचेंज था। चूंकि वाटर वर्ड यहाँ पे ऑस्मोसिस के लिए यूज़ होता है, स्पेशल केस है ये डिफ्यूजन का, तो इसीलिए वाटर जब मूवमेंट होगा एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डिफ्यूजन के लिए, तो वो हमारा जो है ऑस्मोसिस होता है। तो ये क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल तक वाटर का मूवमेंट है। तीसरा, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर विद इन द सेल। अब ये अमाउंट ऑफ वाटर को भी कंट्रोल करता है। कैसे, सेल में वाटर तब तक दूसरे सेल में जाएगा, बाहर जाएगा, जब तक दोनों के बीच में बैलेंस ना हो जाए। तो जब बैलेंस हो गया तो वाटर का मूवमेंट का कंट्रोल हो गया। अगला, इट कंट्रोल्स वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, और ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को भी कंट्रोल करता है। वाटर से टर्जिडिटी बढ़ा के, आपको पता है ना, वाटर से टर्जिडिटी बढ़ जाती है। जब टर्जिडिटी बढ़ जाती है वाटर फिल होने के बाद, ये तो आपको पता ही होगा कि स्टोमेटा जो है इस शेप का मान लीजिए है, ठीक है। तो जब इसमें टर्जिडिटी बढ़ गई, वाटर पूरी तरह से अंदर आ गया, फिल हो गया ऑस्मोसिस से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टोमेटा ओपन हो गया, और क्लोज कब होगा, जब वाटर बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये क्या होता है, आपका क्लोज हो जाता है। तो ये आपका इस तरह से कंट्रोल हो रहा है स्टोमेटा का, क्लोजिंग का। उसके बाद है ओपनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ फ्रूट ड्यू टू ओवर इरिगेशन और डेहेसेंस ऑफ फ्रूट। इसका क्या मतलब है कि जब ज़्यादा उसमें ऑस्मोसिस जब होने लगता है तो फ्रूट जो है डिस्पर्सल के लिए ओपन हो जाता है, फट जाता है, और उसके सीड जो है दूसरी जगह चले जाते हैं। अब हमारा अगला है हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं इसका रीडिंग करूँगी, फिर आपको मैं समझाती हूँ। हाइपोटोनिक, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। इसका क्या मतलब है, वाटर की बात हो रही है, ऑस्मोसिस में हमेशा वाटर की बात होगी, और हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी वाटर की बात होगी। इसको हम कैसे देखेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मीडियम है, कंटेनर है, इसमें हमने रखा एक सेल को, इसमें किसको रखा, हमने एक सेल को रखा, ठीक है। तो द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सराउंडिंग, सेल के सराउंडिंग जो मीडियम है, ये जरा मैं कलर भी चेंज कर लूँ, सेल के सराउंडिंग ये मीडियम है, ठीक है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा वाटर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटर हो जाएगा अगर मीडियम में, कंपेयर टू सेल। आप जैसा देख सकते हैं मैंने ब्लू कलर से बना दिया है। तो ये सॉल्यूशन जो है सेल के कंपेयर में क्या होगा, ये सॉल्यूशन सेल के कंपेयर में
डाइल्यूट होगा, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब ही है ज़्यादा वाटर है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस होगा, मतलब बाहर से वाटर जो है सेल के अंदर एंटर करेगा और हमारा जो फाइनल जो सेल होगा वे स्वेलअप होके बड़ा हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो हमने देखा इसको कि एंडो ऑस्मोसिस होता है, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। इसको हाइपो बोलते हैं, हाइपो। सेल अपना वाटर, एंडो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मतलब सेल के अंदर जा रहा है, एंडो मतलब सेल के अंदर जाना, ठीक है। तो वो हाइपो हो गया। दूसरा आइसोटोनिक हो गया। आइसोटोनिक को भी मैं आपको समझा देती हूँ, आइसोटोनिक को भी मैं समझा देती हूँ। थोड़ा सा मैं दूसरा भी निकालना चाह रही हूँ, ओपन कर रही हूँ आपको। मैं अभी हाइपोटोनिक का भी समझाना चाह रही हूँ। अब दूसरा हमारा है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो सबसे पहले मैं इसी को निकालती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने बोला कि ये हमारा एक कंटेनर है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, 3 कंटेनर है, ठीक है। अब दूसरे कलर की मैं निकाल लूँ सेल के लिए, ठीक है। ये सेल है हमारा, ये इस कंटेनर में ये सेल है, इस कंटेनर में भी सेल है, सेम साइज का सेल है, ठीक है। तीसरा हम निकालते हैं। तो ये हमारा सेल है। तो जैसा कि मैंने देखिए वो पुराना वाला मुझसे डिलीट हो गया, अभी मैंने बनाया है। ये आपका पहला कंटेनर है, ये आपका है फर्स्ट कंटेनर, जिसमें कि मैंने एक सेल को रखा, सेकंड एंड थर्ड कंटेनर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले कंटेनर में आपको सेल एक ये सेल है, सेल के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल, ब्लू कलर का जो डॉट है ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है और सेल के बाहर जो एटमॉस्फेयर इसमें वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो ये जो है हमारा क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये क्या है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, या जिसमें वाटर ज़्यादा हो, या हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा, वाटर जो है अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाएगा और हमारा फाइनल सेल स्वेलअप होके निकलेगा, ठीक है। दूसरा कंटेनर में हमने देखा कि ये आइसोटोनिक है, इसमें इक्वल अमाउंट है, वाटर जो है कंटेनर में भी उतना ही है जितना सेल में है। तो ये हमारा आइसोटोनिक होगा, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तीसरे में हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर बहुत सारा वाटर है पर सेल के बाहर कम है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस होगा, सेल के अंदर से जो पानी आएगा वो कंटेनर में आएगा। ये तब तक आएगा जब तक कि वाटर बैलेंस ना हो। तो ये तीसरा हमारा हो गया, तीसरे तरीके का हमारा हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसके बाद जब सेल बाहर आएगा तो सेल की स्थिति बिल्कुल ऐसी होगी, श्रिंक कर जाएगा। तो एक में आपने देखा सेल का साइज बड़ा हो गया, इसमें देखा आपने सेल का साइज आपका बड़ा हो गया, इसमें इक्वल रहा सेल का साइज और इसमें छोटा हो गया, श्रिंक कर गया। तो ये आपका जो है बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये हम देखते हैं आगे फिर। तो ये आपका वही है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में ही है। हाइपोटोनिक जो है बता दिया था। अब आइसोटोनिक आपको बता रही थी कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो बताया था अभी उसी का है। ये देखिए हाइपोटोनिक में क्या हो गया, हमने छोटा सेल रखा था, फिर ये सेल क्या हो गया, श्रिंक। ये देखिए ये छोटा है, ये श्रिंक कर ये स्वेलअप होके बड़ा हो गया, ठीक है। फिर हम इसको रब करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ये आइसोटोनिक में है, आइसोटोनिक में जो है सेल का क्या है आपका इक्वल है, सेल आपका जैसा था वैसा ही रहेगा। मैं ज़रा इसको ग्रीन कलर का निकाल लेती हूँ, साइज सेल का चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद हमारा अगला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का अभी मैंने आपको बताया था, फिर भी हम आगे देखें। इफ़ द मीडियम ऑफ सराउंडिंग द सेल हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल। तो वो लोअर कंसंट्रेशन वाटर क्यों होगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन जो है बहुत कंसंट्रेटेड है, इसमें शुगर या सॉल्ट हमने मिलाया है, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लोअर कंसंट्रेशन वाटर का है, क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड क्यों है, क्योंकि उसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया है। तो जब सॉल्यूट डाल देते हैं तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है। जैसे कॉन्क H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्क लेते हैं तो क्या होता है, उससे हाथ जल जाता है क्योंकि वो प्योर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर उसी की जगह डाइल्यूट लेते हैं तो डाइल्यूट में वाटर ज़्यादा होता है और उतना हमें हार्म नहीं करता है।
तो कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि सॉल्यूट उसमें बहुत ज़्यादा हो। द सेल विल लूज वाटर बाई ऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन दिस केस द सेल विल श्रिंक, और इस केस में हमारा सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। तो हम आगे देखते हैं, अगला हमारा है एंडोसाइटोसिस, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड, ठीक है, एंड अदर मटेरियल्स। आपको पता है अमीबा में कैसे होता है, अमीबा जो है एंडोसाइटोसिस करके फूड, सॉलिड फूड लेता है, अपने सीडोपोडिया को वो मूव कराता है। जैसे ये सीडोपोडिया है, उसका अमीबा है, ये मान लीजिए अमीबा है, ये अमीबा है, इसमें हर कुछ एक्टिविटी होती है जो हमारे बॉडी में होती है। तो जब इसने यहाँ पे खाना देखा, मान लीजिए यहाँ फूड देखा, तो अमीबा ने क्या किया, अपने सीडोपोडिया को ही क्या किया, उसने आगे करके फॉल्स फिट बना के और उसको ओपन करके और फूड को इनगल्फ कर लिया। इसको हमने बोला एंडोसाइटोसिस। जैसे कि अब टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में दो तरीके का होता है। एक तो फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस मतलब द सेल टेक इन सॉलिड फूड मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें कि सेल जो है सॉलिड मटेरियल लेता है, जैसे कि आपको अमीबा ने लिया। पिनोसाइटोसिस, सेल टेक्स द फ्लूइड मटेरियल, सेल क्या कर रहा है, फ्लूइड मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में ले रहा है, तो ये पिनोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स होते हैं, फैगो एंड पिनो। फैगो मतलब फैगस मतलब सॉलिड फूड लेना, सॉलिड फूड आप याद रखिए, सॉलिड फूड, फूड लेना। फैगो वर्ड रिजेंबल कर रहा है फूड से, फैगो फूड, तो जब फूड लेता है, क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये कि फैगो में फूड लेते हैं सॉलिड की लिक्विड लेते हैं, तो फैगो किससे रिजेंबल हो रहा है, आप कुछ ट्रिकी चीज़ें भी हैं जिससे आप मेमोराइज कर सकते हैं। फैगो रिजेंबल हो रहा है आपका फूड से, तो फैगोसाइटोसिस मतलब फूड लेना, सॉलिड फूड लेना। पिनोसाइटोसिस मतलब वाटर या फिर लिक्विड लेना। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है हमारा। देखिए ये जब हमने सेल डाला तो सेल हमारा श्रिंक कर गया, आपको क्लियर दिख रहा है। अब ये देखिए, ये आपको हाइपरटोनिक का डायग्राम है, और ये आपको एंडोसाइटोसिस में आप देख सकते हैं। एंडोसाइटोसिस में आप देखिए ये कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जा रहा है, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा, यहाँ पे पिनोसाइटोसिस हो रहा है, मतलब कि फ्लूइड आ रहा है। और फैगोसाइटोसिस में क्या होगा, फैगोसाइटोसिस देखिए यहाँ पे फूड आ रहा है, ये वाला एरिया, ये फूड आ रहा है, तो ये हमारा फैगोसाइटोसिस है, दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे फूड आ रहा है, इसको फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, और लिक्विड आने को हमने पिनोसाइटोसिस बोला। तो अब हम आगे देखें, एंडोसाइटोसिस में आपको फैगोसाइटोसिस जिसमें सॉलिड पार्टिकल जा रहा है, आप देख सकते हैं, पिनोसाइटोसिस है, और एंडोसाइटोसिस का ये डायग्राम है। अब एक्सोसाइटोसिस एक अलग टर्म है जिसको हम देख लेंगे, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी मैंने कराया है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सोडेशन ऑफ सिक्रेशन और द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है, जैसे अमीबा है, एक बार खाना ले लिया, जब अमीबा का डाइजेशन पूरा हो गया तो वो किस प्रोसेस से, एक्सोसाइटोसिस से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालेगा, ये यही चीज़ दिया हुआ है। इट इज़ अपोजिट टू एंडोसाइटोसिस। व्हेन द मेटाबॉलिक वेस्ट आर थ्रोन आउट ऑफ द सेल द प्रोसेस इज कॉल्ड इफाइगी, इफाइगी बोलते हैं उसको, ये वर्ड याद कर लीजिएगा आप। सेल वॉल, अब हमारा अगला जो है सेल वॉल पे आ गए, हम सेल के स्ट्रक्चर पे आ गए। अभी तक तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम कर रहा था हम ये देख रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको प्लांट सेल में क्या होता है, अभी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा काम कर रहा था, ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सारा पढ़ रहे थे, जो लिपोप्रोटीन का, लिपिडोप्रोटीन का बना होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, हमारा सेल वॉल होता है, जैसा मैंने बताया था, तो इसके ऊपर हम एक सेल वॉल बना देंगे। और ये चूँकि प्लांट सेल में ही होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। तो इन प्लांट सेल, इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर इज अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, आप देख सकते हैं। इन अ प्लांट एडिशनल होता है ये एनिमल सेल से। इट मेनली कंपोज ऑफ किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। सेल वॉल इज नॉन लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है कि सेल वॉल लिविंग है कि नॉन लिविंग। ये सब चीज़ें जो है मैंने हर एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है, ये आपका नोट्स पूरा साइंस तैयारी करा देगा। इसके बाद फंक्शन ऑफ सेल वॉल हम देखेंगे। इट गिव्स अ शेप टू द सेल, एक तो ये सेल देता है क्योंकि ये रिजिड होता है, तो ये सेल को शेप देता है। दूसरा, इट
गिव रिजिडिटी टू द सेल। इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ये सेल को ताकि सेल डैमेज ना हो। इट ऑल्सो सपोर्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब मैकेनिकल सपोर्ट देगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर तो प्रोटेक्ट होगा ही। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। आपको पता है ना कि ऑस्मोटिक से भी वो बर्स्टिंग हो सकता है। जो ऑस्मोसिस का प्रेशर होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से भी सेल जो है बर्स्ट कर सकता है। तो आपको कैसे ये सेल आपको प्रोटेक्ट करता है, इसके लिए आप मेरा पूरा जो है देख सकते हैं। मैं फिर भी समझा देती हूँ। जैसे कि आपका मान लीजिए ये आपका सेल है और इसमें जो है एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कलर चेंज करती हूँ, वाटर, ठीक है, इसमें वाटर मूव करके जा रहा है, एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है। तो एक टाइम तक तो ऐसा होना चाहिए ना कि ये सेल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। सेल क्या हो जाए हमारा, सेल हमारा बहुत बड़ा हो जाए और ये बर्स्ट कर जाए। तो क्या होता है फिर, ये सेल जब ये स्वेल करने लगता है तो इसके सेल के जो पार्टिकल, जो अंदर के लिविंग कंपोनेंट हैं, वो क्या करते हैं, सेल वॉल पे प्रेशर लगाते हैं। क्या करते हैं, सेल वॉल पे ये सेल वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। जब ये सेल वॉल पे प्रेशर लगाते हैं तो अगर सेल वॉल रिजिड नहीं होगा तो ये प्रेशर लगा के ये बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएगा और सारे ऑर्गेनेल्स इसके बाहर आ जाएंगे। तो जितना प्रेशर ये अंदर से लगाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, उतना ही प्रेशर जो है सेल वॉल इनके अगेंस्ट लगाती है और इस तरह बैलेंस बना के रखती है और उनको फटने से, बर्स्ट करने से बचाता है। तो यही वर्ड ये दिया हुआ है जिसके बारे में मैं आपको अभी, ये बर्स्टिंग वाला यही वर्ड है। इट इज़ हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ सेल। एक्सपेंस तो कर ही रहा, आप देख ही रहे हैं, सेल एक्सपेंड कर रहा है। तो ये हमारा एक्सोसाइटोसिस है। कैसे आपका जो है ये देखिए कैसे, कैसे ये हमारा जो है बाहर निकल रहा है, ये वेस्ट मटेरियल, ये एक्सोसाइटोसिस है। और ये प्लाज्मोलाइसिस है, प्लाज्मोलाइसिस भी देख लेंगे। इसमें क्या है आपका, वेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देन देयर इज ए श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट। प्लाज्मोलाइसिस आपका लाइसिस एक ऑस्मोसिस का ही वो है, मतलब उसी प्रोसेस को, लेकिन जब ये लिविंग सेल में होता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस जब लिविंग सेल में हो रहा है। तो ऑस्मोसिस जब लिविंग सेल में हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस जब लिविंग सेल में हो रहा है, तो वो वर्ड हमारा स्पेशल वर्ड होता है प्लाज्मोलाइसिस। जैसे कि आपको रस्टिंग वाला आपने पढ़ा है कि अगर आयरन में कोरोजन हो जाए तो उसको रस्टिंग बोलते हैं, स्पेशल केस को आयरन के नाम पे। तो यहाँ पे एक वर्ड है लिविंग सेल, लिविंग, यहाँ पे एक वर्ड क्या है, लिविंग सेल। लिविंग सेल में अगर हो रहा है एक्सो ऑस्मोसिस, क्या हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब सेल से बाहर जाना, मतलब ये सेल है, यहाँ से वाटर का बाहर निकलना। जब फाइनली बाहर निकल गया तो सेल हमारा श्रिंक हो गया। तो ये प्लाज्मोलाइसिस है। लिविंग सेल में जब होता है तो प्लाज्मोलाइसिस होता है। और इसमें प्लाज्मोलाइसिस में आपको क्या निकल रहा है, मेनली आप याद रखिए प्लाज्मोलाइसिस में क्या निकलता है, ये वर्ड आप याद रखेंगे। सॉरी, ये बार बार आ रहा है। प्लाज्मोलाइसिस जो है वो वर्ड याद रखेंगे, ये साइटोप्लाज्म इसमें से बाहर निकलता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस वगैरह नहीं, साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाता है क्योंकि फ्लूइड पार्ट साइटोप्लाज्म ही है। आप ये कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, बिल्कुल आप रटिए मत। अब पूछ देता है साइटोप्लाज्म निकला, न्यूक्लियस निकला, क्या निकला, तो आप लिखेंगे साइटोप्लाज्म, क्योंकि फ्लूइड पार्ट ही तो बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म का ही तो वाटर बाहर आएगा। लिक्विड गैस और सॉलिड तो आ ही नहीं रहा है बाहर या अंदर। तो एक्सो ऑस्मोसिस होता है, ये बिल्कुल कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है। अगला हमारा प्रोटोप्लाज्म। आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है जितना भी लिविंग कंपोनेंट्स है अब सेल का, जैसे कि सेल में मैंने क्या बोला, ये आपका ये आपका बाहर का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर में बहुत सारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म है, और फिर ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारा। तो ये सारा मिला के क्या है, हमारा प्रोटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म इज द ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, वो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। इट इज़ क्लियर
कलरलेस और स्लाइटली ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का आपको मतलब पता है कि जो पूरी तरह से ना दिखे। और लाइक विस्कस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, इट कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू करेंट सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म के जो है उसके पास से सेंट्रली न्यूक्लियस होता है, ये तो पता ही है। प्रोटोप्लाज्म को मैंने जो पार्ट थे जो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हट के जितने भी पार्ट हैं वो सब प्रोटोप्लाज्म है, तो उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। तो ये देखिए, ये प्लाज्मोलाइसिस का पिक्चर दिया हुआ है। जब ये सुक्रोज इन्होंने 20% सुक्रोज ऐड किया तो देखिए 2 मिनट के बाद ही क्या हो गया। और डिस्टिल वाटर में जब ऐड कर दिया गया, इसी को लेके फिर डिस्टिल वाटर में इसको जब इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया गया, ये श्रिंक कर गया। फिर इसी को हमने डिस्टिल वाटर में, प्योर वाटर में डाल दिया तो ये स्वेल हो गया। तो ये ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस को शो कर रहा है। इसके लिए मैंने अपना एक एक्टिविटी भी किया है उसमें इस क्लास के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, जिसमें मैंने दिखाया है कि कैसे होता है और बिल्कुल सामने सामने दिखाया है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को। तो ये देखिए प्लाज्मोलाइसिस होके ये हमारा सेल की स्थिति कैसी हो जाती है। सेल ऐसे था, प्लाज्मोलाइसिस होके बिल्कुल अलग हो गया। तो अब हमारा ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को जो है हम अगले टॉपिक हम थोड़ा चेंज करेंगे। प्रोटोप्लाज्म से हम न्यूक्लियस आ रहे हैं, तो उसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।